अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक असलम है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे नोज़ सर्जरी या राइनोप्लास्टी के ऊपर। नोज़ सर्जरी या नोज़ जॉब बेसिकली नोज़ शेप को बेहतर करने के लिए होती है। डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों में जैसे कि ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से नोज़ की शेप डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोगों में बाय बर्थ प्रॉब्लम होता है कि बर्थ से ही नोज़ की शेप थोड़ा सा डिफरेंट होती है, या ये होता है कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो उसके साथ नोज़ की शेप में चेंजेस आती हैं। अगर तो आपको जैसे लगता है कि मेरी शेप में डिस्टर्बेंस है, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ब्रीदिंग इशू है आपको, ठीक है, या आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे नोज़ डेविएटेड है आपकी एक साइड पे, तो ये सारी चीज़ों की जो करेक्शन है वो नोज़ सर्जरी से हो सकती है। तो इसी को बेसिकली नोज़ जॉब भी बोलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कौन आइडियल है, किन में राइनोप्लास्टी होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था कि ट्रॉमा की वजह से या बाय बर्थ प्रॉब्लम हो तो फिर हम नोज़ सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। तो उसमें ऐसा ही है कि नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें जैसे हम्प है, नोज़ का मोटा होना या चौड़ा होना है, ठीक है, इसी तरह नोज़ की बोन का बहुत ज़्यादा वाइड होना है, नोज़ की शेप में, नॉस्ट्रल की दोनों की शेप में डिफरेंस होना है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी हैं तो ये चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं। इसी तरह फिर ये होता है कि नोज़ के सेंटर में जो बोन है जिसकी वजह से दोनों पैसेजेस एक जैसे रहते हैं, अगर वो एक साइड पे डेविएट हो जाती है तो उसकी वजह से ये होता है कि एक पैसेज ब्लॉक हो जाता है, तो दूसरे पैसेज से ज़्यादा होने ब्रीदिंग की वजह से कुछ अरसे बाद उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर वो टर्बिनेट एक बोलते हैं, कुशन होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से रखे हुए, तो वो बढ़ जाते हैं साइज़ में। तो इन सारी कंडीशंस में नोज़ सर्जरी की जा सकती है। तो अगर आपका कोई ऐसा ही प्रॉब्लम है तो एक तो ये कि आप हमें नीचे मैसेज करके अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, या हमारे से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि आप आइडियल हैं इस नोज़ सर्जरी के लिए या नोज़ जॉब के लिए। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमारे रिज़ल्ट कैसे होते हैं, मतलब ये कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राइनोप्लास्टी के बाद आपकी नोज़ की शेप कैसी होगी। उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आपका कंसर्न है वो आप पहले डॉक्टर से अच्छी तरह डिस्कस कर लें कि ये मेरा कंसर्न है और ये करेक्ट हो सकता है। कई दफ़ा जो है वो जैसे मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, वो कुछ ऐसे कंसर्न्स बताते हैं कि जो हमने उनके नाक में अचीव करना मुश्किल होता है। जैसे कई दफ़ा वो, अगर आप ये समझें कि ये इस पिक्चर की तरह का आपका नोज़ बन जाएगा, तो वो भी कई दफ़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कि हमने तो आपके नोज़ को मॉडिफ़ाई करना है और वो एक हद तक मॉडिफ़ाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा मॉडिफ़िकेशंस हम उसमें नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अचीवेबल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हम आपके नोज़ के लिहाज से हम अचीव नहीं कर सकते। तो ये डिस्कशन होना आपकी और डॉक्टर के दरमियान बड़ा ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं और वो चीज़ हमें जब आ जाएगी तो कैसी लगेगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मतलब कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अपनी नोज़ सर्जरी के बारे में। कई दफ़ा अगर आपका कंसर्न ऐसा है कि जो नहीं अचीव हो सकता, तो फिर डॉक्टर आपको बता देते हैं, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बता देता हूँ कि ये चीज़ हम नहीं अचीव कर सकते, या ये इतनी हम अचीव कर लेंगे। जैसे कई दफ़ा हमारी स्किन टाइप में ऐसा है कि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो ऑयली होने की वजह से थिक स्किन होती है, उसको हम बहुत ज़्यादा अगर थिनिंग करने की कोशिश करते हैं तो स्किन डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ऐसे नोज़ में कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, थिक स्किन है, तो फिर हम एक हद तक थिनिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको थिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में हो जब आपने ये डिसाइड करना है। अब हम बात करेंगे कि नोज़ सर्जरी कैसे होती है और तैयारी उसकी कैसी होती है, प्रोसीजर क्या होता है और फिर आफ्टर केयर क्या है उसकी। तो नोज़ सर्जरी की तैयारी इस तरह होती है कि कुछ जब आपकी एक दफ़ा डिस्कशन हो जाती है तो हम फिर प्लान कर लेते हैं कि ये चीज़ें हमने करेक्ट करनी है आपके नोज़ में। तो कुछ जो माइनर प्रोसीजर्स हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकते हैं, कि जैसे जो एला है, साइड्स ऑफ नोज़ हैं, ये नॉस्ट्रल साइज़ अगर रिड्यूस करना है, ये लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है, या सिर्फ अगर माइनर हम्प है वो रिड्यूस करना है तो वो आपका लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है। ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क हो फिर नॉर्मली हम फुल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी करते हैं। तो प्रिपरेशन आपकी ये होती है कि कुछ ब्लड टेस्ट होंगे पहले, वो हो जाएंगे। अगर जैसे नोज़ ब्लॉकेज होती है तो फिर कुछ लोगों में हमें एडिशनल टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे एक्सरे, या कई दफ़ा माइनर केसेस में सीटी स्कैन भी कराना पड़ सकता है।
जब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं, उनके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, वो ठीक होते हैं, फिर हम सर्जरी पे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर तो ये एनेस्थीसिया में सर्जरी होगी तो फिर आपको 6 आवर्स का खाली पेट या NPO कराना पड़ेगा। तो जिस दिन डे ऑफ सर्जरी होगी आप आएंगे खाली पेट, आपको पहले हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेंगे, आपकी पिक्चर्स हो जाएंगी, फिर हम सर्जरी में जाते हैं। सर्जरी में जब आपका प्रोसीजर होने से पहले आपको फुल एनेस्थीसिया दे देते हैं। 2 to 3 आवर्स का प्रोसीजर होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपका नोज़ में शेप चेंज होने वाली है। और जब आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाता है तो उसके बाद फिर आपके नोज़ पे ड्रेसिंग होगी और नोज़ के अंदर पैकिंग होती है। वो पैकिंग की वजह से फिर ये होता है कि फ़र्स्ट 48 आवर्स के लिए आप नोज़ से ब्रीथ नहीं कर सकते, फिर आपको माउथ से ब्रीथ करना पड़ता है। तो वो 48 आवर्स के बाद वो पैकिंग आपकी रिमूव हो जाती है, फिर आप नोज़ से ब्रीदिंग शुरू कर सकते हैं। ड्रेसिंग या स्टिचेस होते हैं वो नॉर्मली 7 डेज़ तक रहते हैं, फिर ये आपकी सारी चीज़ें उतर जाती हैं। तो आफ्टर केयर इसमें यही होती है कि आपने बहुत ज़्यादा हेड बेंड नहीं करना, झुकना नहीं है, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना, लेटते हुए आपको हेड साइड ऊंची रखनी पड़ेगी। कोई भी आपने वर्क करना है, मोबाइल पे काम करना है, तो आपने अपने आई लेवल पे ला के उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। और लेटते हुए आपको सीधा लेटना होता है, बहुत ज़्यादा साइड वाइज लेटना ये भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इसमें फिर जिस साइड पे आप करवट लेंगे उस साइड पे स्वेलिंग आ सकती है। जो नॉर्मल चीज़ें नोज़ सर्जरी के बाद होती हैं, एक तो मैंने पहली चीज़ आपको बता दी कि नोज़ ब्लॉकेज होती है, वो 2 डेज़ के लिए रहेगी, फिर पैकिंग रिमूव हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि अराउंड आइज़ आपके स्वेलिंग या ब्रूजेज़ आ सकते हैं, वो नॉर्मली 1 to 2 वीक्स में आपके सेटल डाउन हो जाते हैं। जब आप दूसरा ये होता है कि जब आपने सर्जरी के बाद जाना है तो उसके बाद आपका फ़र्स्ट विज़िट पैक रिमूवल के लिए होगा, सेकंड विज़िट आपका स्टिचेस ऑफ करने के लिए 7 या 10 डेज़ के बाद होता है। तो जब आपका सेकंड विज़िट होगा आपके स्टिचेस ऑफ हो जाएंगे, ड्रेसिंग्स भी उतर जाएंगी सारी, फिर आपकी शेप आपके सामने आएगी। शुरू में ये होता है कि एकदम वो शेप आपको नज़र नहीं आती जो आप चाह रहे होते हैं, क्योंकि कुछ स्वेलिंग भी होती है नोज़ के ऊपर। ये स्वेलिंग फिर आहिस्ता आहिस्ता जाती है। शुरू में आपने जो स्टिचेस वाले एरिया पे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगानी है, और उसके बाद हम फिर आपको स्कार जेल एडवाइस कर देते हैं जाके इसकी लाइन जो है वो बहुत फ़ाइन हो जाए। तो नॉर्मली होता है कि विद इन मंथ और 2 जो है वो लाइन फिर इतनी विजिबल नहीं होती। दूसरा ये होता है कि फिर 2 वीक्स के बाद नॉर्मली आप अपने नोज़ पे मसाज शुरू करते हैं, उससे ये फिर होता है कि जो आपकी स्वेलिंग है वो ज़रा जल्दी फेड हो जाती है या चली जाती है। और फाइनल आपका रिज़ल्ट जो है वो तभी आता है जब आपकी ये सारी स्वेलिंग वगैरह ठीक हो जाती है। बाकी ये होता है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन की वॉक या एक्सरसाइज 3 to 4 वीक्स के बाद आप कर सकते हैं, मगर उल्टा लेटना या कोई ऐसी स्पोर्ट्स में या कोई ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे नोज़ पे कांटेक्ट होने का ख़तरा हो, तो ये तकरीबन आपको 4 to 6 वीक्स के लिए अवॉइड करना पड़ता है। तो ये एक आफ्टर केयर है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल हो तो फिर आप हमसे पूछ भी सकते हैं। बाकी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें फ्रीक्वेंटली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि नोज़ सर्जरी या राइनोप्लास्टी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो एक्सपेक्टेड होती हैं आफ्टर सर्जरी, जैसे कि जो आपकी आइज़ के अराउंड स्वेलिंग आना या ब्रूजेस बनना, ये एक नॉर्मल होता है, हर एक में ये हो सकता है। और जो स्वेलिंग आती है नॉर्मली 2nd to 3rd डे बढ़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू होती है। तो बाय द टाइम ऑफ 7 to 10 डेज़, मतलब 1 हफ़्ते से 1.5 हफ़्ते तक आपकी ये स्वेलिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। तब तक नॉर्मली फिर आपकी ड्रेसिंग्स वगैरह भी ऑफ हो जाती हैं। तो एक नॉर्मल चीज़ है। इसी तरह जो से नोज़ ब्लॉकेज है, शुरू में तो 2 दिन के लिए पैकिंग होती है, इस वजह से नोज़ ब्लॉक होगा, तो उसके बाद पैकिंग रिमूव हो जाती है, मगर थोड़ा इंटरनल स्वेलिंग की वजह से कुछ अरसे आपको ब्रीदिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें फिर आप माउथ ब्रीदिंग करेंगे, तो माउथ ब्रीदिंग करने की वजह से थोड़ा सा माउथ ड्राई रहता है। तो उसमें फिर यही होता है कि अगर आपकी नोज़ सर्जरी हुई है तो फिर आप फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक करें। उससे फिर ये होता है कि आपका गला मॉइस्ट रहता है और फिर इरिटेशन से आप बचे रहते हैं। बाकी जो माइनर प्रॉब्लम हो सकते हैं उसमें नॉर्मली जो लेस देन 1% चांसेस होते हैं उसमें इन्फेक्शन है या स्कार हाइपोट्रॉफीज़ हैं। कुछ दफ़ा जो है वो स्वेलिंग ज़रा ज़्यादा टाइम लेती है, कुछ लोगों में इवन मंथ्स में या अप टू अ ईयर भी ले सकती है स्वेलिंग पूरी तरह सबसाइड होने में। और कई दफ़ा ये होता है कि फिर जो स्वेलिंग की वजह से आपको वो फाइनल रिज़ल्ट नहीं फ़ील हो रहा होता कि जो होना चाहिए। इसके अलावा जो
प्रॉब्लम हो सकते हैं उनमें ये भी होता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको रिज़ल्ट ना फील हो। जैसे मैंने पहले भी एक अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था कि ये एक्सपेक्टेशन या ये डिस्कशन पहले होना बड़ा ज़रूरी है कि क्या चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, क्या चीज़ हम नहीं अचीव कर सकते। तो वो जो हम अचीव कर सकते हैं वो आपके नोज़ के हिसाब से होता है कि हम आपकी नोज़ को कितने हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए फिर ये होता है कि अगर आपके पहले से जहन में होगा कि ये मैं रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहा तो फिर ये कि आपको वो मतलब चीज़ इजीली आपको पता चल जाएगी, ये समझ आ जाएगी हाँ जी ये मेरा रिज़ल्ट ठीक है मेरे लिहाज से। बाकी ये होता है कि नोज़ सर्जरी या राइनोप्लास्टी की कॉस्ट कितनी है, ये वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोसीजर है। मैंने जैसे अगर आपका माइनर प्रोसीजर होना है या जैसे नॉस्ट्रिल को कम करना है साइज़ को, फिर ये इवन लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकती है। इसकी कॉस्ट अराउंड 40 to 50,000 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड चलती है। अगर आपका फुल प्रोसीजर है जैसे पूरी नोज़ की शेप को चेंज करना है, नोज़ की बोन्स को भी एडजस्ट करना है, टिप वर्क भी है, हम भी रिड्यूस करना होता है, फिर ये कि फिर टोटल सर्जरी एनेस्थीसिया में होती है 2 to 3 आवर्स का प्रोसीजर होता है। उसकी कॉस्ट फिर अराउंड 1 से शुरू होकर फिर ऑनवर्ड चलती है। फिर एक ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस नोज़ है और हमें कोई चीज़ आपकी बोन कहीं से हार्वेस्ट करके लगानी है, जैसे कई दफ़ा हम रिब से आपकी बोन ले लेते हैं या ईयर से लेके आपकी बोन भी उसमें डालनी पड़ती है नोज़ की रीशेप करने के लिए, तो उसमें फिर कॉस्ट आपकी तकरीबन 125 से ऑनवर्ड फिर आपकी कॉस्ट शुरू होती है। तो ये टोटल प्रोसीजर कॉस्ट होती है।